हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो वीडियो है इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु इज हैविंग बिजनेस लॉ एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी और लॉ रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो जहां पर बिजनेस लॉ आपके सिलेबस के एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो कंपनीज एक्ट है क्या? जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, राइट? सो इट हैज समथिंग टू डू विथ कंपनीज इन इंडिया। जब हम इंडियन लॉज की बात कर रहे हैं तो हम उन एंटिटीज की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होगा, तो ये इंडियन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, वो किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है? तो इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। हर कुछ रिलेटेड टू अ कंपनी आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अगर कंपनीज एक्ट के साथ आप कंपनीज रूल को साथ में जोड़ दें तो इट इज़ अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। कंपनीज के फॉर्मेशन से लेके उसके डिसोल्यूशन तक ईच एंड एवरी स्टेप पे किस तरीके से लॉ रेगुलेट करता है, साथ ही गाइड करता है कंपनीज के फॉर्मेशन को और डिसोल्यूशन को, शुरू होने से लेकर खत्म होने तक। सारे के सारे प्रोसेस, सारे डेफिनेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट, सब कुछ आपको मिलता है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये जो कंपनीज एक्ट है ये एक रिलेटिवली नया लेजिस्लेशन है। इसके पहले जो इंडिया में एप्लीकेबल था वो था कंपनीज एक्ट 1956। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपनीज 2013 के पहले बनी थी उनका क्या? तो जो 2013 वाला एक्ट है ये पुराने भी सभी कंपनीज पे अप्लाई होता है। एनी कंपनी जो कि 2013 एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ है या उसके पहले से एग्जिस्ट करता है, सारे के सारे कंपनीज पे दिस इज द एक्ट दैट इज बीइंग अप्लाइड इन टुडेज टाइम। अब कंपनी की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है कंपनी की? तो कंपनी क्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारे इननेट अंडरस्टैंडिंग में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, वी नो व्हाट इज अ कंपनी एंड हाउ इट फंक्शंस, व्हाट इट फंक्शंस फॉर। लेकिन लीगल डेफिनेशन क्या है कंपनी का? कब एक बिजनेस एंटिटी को हम कंपनी कहते हैं? जैसे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू पार्टनरशिप कैसा एंटिटी है, कैसा बिजनेस रिलेशनशिप बनता है तो उसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं, और किस सिचुएशन में उस बिजनेस रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप नहीं कह रहे हैं, राइट? इसी तरीके से जब सेल और परचेज की हम बात कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन रहा है जिसको हम एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ला सकते हैं और किस तरीके के बाइंग एंड सेलिंग को नहीं ला सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से कंपनी भी जो है उसका एक बहुत डेफिनेट लीगल डेफिनेशन होना चाहिए, किस तरह के बिजनेस रिलेशनशिप को हम कंपनी डिफाइन करेंगे। ओके, सो कंपनी क्या है? कंपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसका खुद का लीगल पर्सनालिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ कंपनी यूनिक। यही बेनिफिट है जो कंपनी को एक पार्टनरशिप से भी अलग करता है। एक ऐसा एंटिटी जिसको लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो अपने मेंबर्स से अलग है, वो जैसे कि एक लिविंग एंटिटी हो। कंपनी क्या है? वो एक लिविंग एंटिटी तो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग नहीं है, बट लॉ उसको कैसे ट्रीट करता है? एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करता है जिसके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को खुद देखता है और उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कंपनी के एक्शंस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ सेपरेट पर्सनालिटी फॉर अ कंपनी। और इसी तरीके से हम कंपनी को लीगल सेंस में डिफाइन करते हैं। जब ऐसा बिजनेस एंटिटी हो जो कि अपने मेंबर्स से अलग है, जिसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज अपने मेंबर्स से अलग है, उस बिजनेस रिलेशनशिप को, उस बिजनेस एंटिटी को वी आर कॉलिंग एज अ कॉर्पोरेट और अ कंपनी। अब जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 है कंपनीज एक्ट का, वो कंपनी के बारे में सिर्फ इतना ही कहता है कि कंपनी क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे ज्यादा कंपनी का डेफिनेशन प्रेजेंट कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है। तो कंपनी को हम कैसे समझते हैं? कंपनी जो लीगल कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू ही हम समझते हैं कि यहाँ पर एक्ट किस तरह की कंपनीज की, किस तरह के बिजनेस एंटिटीज की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ वी कम टू द मोस्ट क्रूशियल थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं कंपनी के?
किन तरीके के फीचर्स को देखेंगे हम एक बिजनेस एंटिटी में, तो वी कैन मेक आउट कि हाँ ये एक कंपनी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कंपनी का। कंपनी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसके शेयर होल्डर्स और मेंबर्स से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, शेयर होल्डर्स जो है उनकी लाइबिलिटी जो है वो उनके शेयर्स से लिमिटेड होती है। या और भी जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे तो वहां आप देखोगे कि किस तरीके से मेंबर्स की लाइबिलिटी या शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है। बट लिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है कि कंपनी में जो भी लॉस हो रहा है या कंपनी ने जो भी डेट्स लिया है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है कंपनी का, उसके लिए 100% उसके शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होते हैं। किसी ने अगर 10 शेयर्स लिया है तो वो ओनली टू द अमाउंट ऑफ 10 शेयर्स कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें लायबल है, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। ओके, सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड एज रिलायंस है या जियो है और अंबानीज हैं। तो अंबानीज आर नॉट जियो, जियो इज सेपरेट। ठीक है, सेपरेट एक एंटिटी है जियो, जिसकी अपनी राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। जो भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है इन द मार्केट वो अपने कैपेसिटी में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जियो का अगर लॉसेस में चला जाता है जियो तो अंबानी विल बिकम बैंकरप्ट। नहीं, अंबानी के पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है जियो के लिए। अंबानी वुड बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट जितने शेयर्स अंबानी के पास है जियो के। Okay, so this is how we are defining limited liability. Perpetual succession, कंपनी जो है वो हमेशा के लिए जब तक उसको वाइंड अप नहीं किया जाए तब तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? तो अगर हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इट वाज वन ऑफ द इनिशियल कंपनीज जो सबसे पहले वर्ल्ड में जब कंपनी का कॉन्सेप्ट सोचा गया था वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो उसको फॉर्म किया गया था बाय अ चार्टर। वो अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन इट्स मेंबर्स। उसके मेंबर्स कौन हैं, कौन से शेयर होल्डर्स चेंज हो गए, कौन से लोग उसमें डायरेक्टर्स बन रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, डजेंट मैटर। कंपनी कैन एग्जिस्ट फॉर एवर। कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। नाउ समथिंग दैट जियो ओन्स डज नॉट मीन कि वो अंबानीज का ओनरशिप है, राइट? जियो इज सेपरेट फ्रॉम अंबानी, सो दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। कॉमन सील, हिस्टोरिकली कंपनी की अथॉरिटी को दिखाने के लिए एक स्टैंप जो फिक्स किया जाता था पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, उस कॉमन सील की हम बात कर रहे हैं। सो इन अ वेरी कोलोकियल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आपने स्टैंप देखा होगा, मुहर देखा होगा जो पेपर्स पे साइन करने के बाद फिक्स करते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो कंपनी के नाम का अपना सील होता है। लेकिन नए कंपनीज एक्ट में ये ऑप्शनल है, पुराने कंपनीज एक्ट में ये मैंडेटरी था। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। एक पर्सन अपना शेयर दूसरे को बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी की ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी हम देख रहे हैं ये जनरल फीचर्स हैं जो कि विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज थोड़े बहुत वैरी करते हैं। कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपनी का। अगर जियो ने कुछ गलत किया, ठीक है, जियो ने कंपनीज लॉ के किसी भी नॉर्म्स को तोड़ा, किसी रूल्स को तोड़ा, तो वहां पर किसको सू किया जाएगा? गवर्नमेंट वो लाइबिलिटी किस पे डालेगी? वो लाइबिलिटी जियो का खुद का होगा, वो लाइबिलिटी अंबानी का या दूसरे शेयर होल्डर्स का नहीं होगा, राइट? तो या फिर जियो के साथ में कोई फ्रॉड करता है तो उस सिचुएशन में भी इट विल नॉट बी द अंबानीज और अदर शेयर होल्डर्स जो उस फ्रॉड के लिए जो लायबल है उसको सू करेंगे इन द कोर्ट। इट वुड बी द जियो कंपनी दैट विल सू द फ्रॉडस्टर। ओके, तो कंपनी बीइंग अ लीगल एंटिटी वो अपने नाम पर किसी और के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और कोई और भी कंपनी के को सू कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब हमने लास्ट फीचर में ये बात की कि कंपनी खुद से किसी को सू कर सकता है और कोई और भी कंपनी को सू कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो उसकी खुद की, उसके मेंबर्स की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी को पनिश करना हो या कंपनी ने कुछ गलत किया हो एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू पनिश इट, या कोर्ट में कोई केस आया हो अगेंस्ट द कंपनी और वहां पर ये पता करना हो कि आखिर काम गलत किया किसने, तो हाउ विल इट फंक्शन? पूरे सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब कंपनी जो है उसमें जो भी सही या गलत हो रहा है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, वो उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की नहीं है, इस पे तो हम क्लियर है। साथ ही
ट्रूथ या रियलिटी ये भी है कि कंपनी एक नॉन लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी तो है नहीं, उसका खुद का दिमाग नहीं है। कंपनी को चलाते कौन है? उसके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, यही लोग चलाते हैं। या जो भी उसके की मैनेजरियल पर्सन होंगे, सीईओ, सीएफओस, मैनेजर्स, जिनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है, राइट? तो कंपनी में जब कोई भी रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जिसको कि लॉ मना करता है कि ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई काम कंपनी कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में पनिश किसको किया जाएगा? ठीक है। तो बहुत टाइम तक ये रूल था, क्योंकि कंपनी जो एक कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपनीज टू बी फॉर्म्ड। बिजनेस को इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये उस टाइम पर सोचा गया। तो ये 1600s के टाइम की बात है, राइट? तो 1600 से लेकर काफी टाइम तक, कुछ सेंचुरीज तक, कंपनी को बनाया ही इसलिए गया था कि कंपनी चाहे जो भी करे, उसके मेंबर्स को कोई पनिशमेंट, लाइबिलिटी ना झेलना पड़े। कंपनी को लॉस हो तो वो लॉस भी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को पूरी के पूरी तरीके से, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है, 100% झेलना होता है, वैसा ना झेलना पड़े। लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस्ड, कंपनीज जो है वो डाइवर्स काइंड ऑफ बिजनेसेस में एंटर करने लगी, ऐसे बिजनेसेस में एंटर करने लगी जो इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट्स भी जब कंपनीज फॉर्म करके अलग अलग बिजनेसेस या अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज जब करने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में ये सिचुएशन आया कि हर टाइम अगर मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या एक्चुअल पर्सन जिसने डिसीजन लिया है गलत, उसको छोड़ दिया जाए, तो लोग कंपनी को फ्रॉड करने का या गलत कामों को करने का एक जरिया बना लेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि जो फ्रॉड या कोई भी रॉन्ग डूइंग हुआ है वो किया किसने है। तो ऐसे सिचुएशन में सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में कोर्ट ने ये ले डाउन किया। अब प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट एन इंडियन केस। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने ये ले डाउन किया कि जब ऐसा कोई सीरियस सिचुएशन आता है, जब कंपनी ने कुछ ऐसे गलत एक्टिविटीज किए हैं विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन द सोसाइटी, तो कोर्ट्स कंपनी के पीछे किन लोगों का हाथ था उस डिसीजन को लेने में, उसको देखेगी। और इसी चीज को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब जैसे कि एक पर्दा हो, एक घूंघट हो, जो कि एक्चुअल रॉन्ग डूअर्स को प्रोटेक्ट करता हो। तो जो डिसीजन मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स या जो भी की मैनेजरियल पर्सन है उन्होंने लिया, उनके डिसीजन से उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कॉर्पोरेट या जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम एक कॉर्पोरेट व्हील कह रहे हैं। मेंबर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, वो बाहर वाले को नहीं दिख रहा है। बाहर वाले को क्या दिख रहा है? कंपनी का नाम दिख रहा है। बट कोर्ट ने ये कहा सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी लिमिटेड में कि अब ऐसा नहीं होगा। कुछ सिचुएशंस कोर्ट ने बताए कि अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो वहां पर कोर्ट ये देखेगा कि एक्चुअल रॉन्ग डूअर्स, डिसीजन मेकर्स कौन थे, और पनिशमेंट उनको मिलेगा। तो ये क्या क्या सिचुएशंस बताए गए सैल्मन वर्सेस सैल्मन में? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कोर्ट्स में इंटरवीन इफ अ कंपनी इज यूज फॉर टैक्स इवेजन। कंपनी अगर किसी भी तरह से टैक्स इवेजन कर रही है या टैक्स रिलेटेड फ्रॉड कर रही है, उस सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि कंपनी का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, कौन मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, कौन किस पोजीशन पे है, कौन डिसीजन मेकर्स है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। एनिमी कैरेक्टर से क्या मतलब है? एनिमी कैरेक्टर से मतलब है दुश्मन देश का कंपनी या दुश्मन कंपनी, ठीक है? तो जब भी सो इट्स मोर ऑफ अ इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्ट। जब भी दो कंट्रीज आपस में वॉर पे होते हैं, तो उनके बीच में एनिमी रिलेशन होता है, ठीक है? अब एनिमी रिलेशन में ट्रेडिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो लेट्स अज्यूम एक कंपनी है, वो फुली ऑपरेशनल है इंडिया में, और उसको चलाने वाले कौन से लोग हैं, उसके शेयर होल्डर्स, मेंबर्स कौन है? दे आर ऑल पाकिस्तानीज, राइट? तो ऐसे कंपनी को हम कहेंगे कि वो एनिमी कैरेक्टर का है, और दैट कंपनी कैन नॉट बी अलाउड टू डू ट्रेडिंग या डू बिजनेस इन इंडिया, राइट? तो ऐसा सिचुएशन अगर हो किसी कंट्री के साथ, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है या दुश्मनी का सिचुएशन है, तो वहां पर कंपनी के पीछे एक्चुअल कौन से लोग हैं, कौन से लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, वो देखा जा सकता है। और वहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके कोर्ट एक्चुअल लोगों को देखेगा, कॉर्पोरेट कंपनी का जो नाम है उसको नहीं देखेगा। थर्ड सिचुएशन आता है फ्रॉड्स प्रिवेंट करने के लिए। कहीं पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा, तो उसमें एक्चुअल कौन से लोग इन्वॉल्व थे वो
कॉर्पोरेट की जगह पर उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पनिश किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कंपनी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, राइट? सो लेट्स से कंपनी कोई ऐसे डिसीजंस ले रही है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहा है बहुत ज्यादा, या फॉरेस्ट को कट डाउन करने का काम कर रहा है, तो वहां पर सिर्फ कंपनी को फाइन लगाकर नहीं छोड़ा जा सकता है। वहां पर ये देखना होगा कि एक्चुअली कौन से लोग इन्वॉल्व है इस कंपनी में जो ऐसे कामों को कर रहे हैं। कंपनी अगर एक फेक कंपनी हो, शैम या क्लोक हो, मतलब इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए एक फसाड बना दिया गया, एक फेक कंपनी को बना दिया गया जिसका रियल इंटेंशन बिजनेस करना नहीं बट एक्चुअल में इलीगल एक्टिविटीज करना है, या सिर्फ टैक्स फ्रॉड करने के लिए किसी कंपनी को बना दिया गया ताकि थोड़ा उधर से पैसा इधर आ जाए और टैक्स बचा लिया जाए। तो इन सारे सिचुएशन में उसके पीछे एक्चुअल कौन से लोग हैं उस कंपनी के पीछे, कोर्ट ये देखता है। एजेंसी के रिलेशनशिप के लिए, तो जब कंपनी उसके शेयर होल्डर्स के एजेंट की तरह एक्ट करता है तो वहां पर भी देखा जाता है कि एजेंट अगर कंपनी है तो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है या जो ओनर्स हैं वो कौन है। ओके, देन अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, कंपनी को अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जा रहा है कि वो वेलफेयर जो लेबर लॉज हैं या एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए जो एक्ट्स बनाता है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सॉरी, उनको अवॉइड करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, उसके लिए कंपनी अलग अलग तरीके में अपने आप को ब्रेक डाउन अलग अलग पार्ट्स में कर रही है। तो वहां पर भी देखा जाएगा कि एक्चुअली सारे के सारी कंपनीज आपस में रिलेटेड है या सबके ओनर्स एक ही हैं और ऐसा सिर्फ फ्रॉड करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंपनी कोई ऐसा काम करता है या ऐसा कोई डिसीजन लेता है जिसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस उसके ऊपर लगता है, तो वैसे सिचुएशंस में भी उस डिसीजन के लिए कौन सा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के अंदर वो आइडेंटिफाई करेगा कोर्ट और उसको पनिश करेगा फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कोर्ट का डिसरिगार्ड करना या कोर्ट के डिसीजन का डिसरिस्पेक्ट करना, फॉलो नहीं करना। So these are the essential points in short that you need to remember about lifting of the corporate wheel. और अब ये जो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील है ये भी कंपनी लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों फॉर्मेट में हर तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट सैल्मन वर्सेस सैल्मन केसेस याद रखना, और अगर आपके सिलेबस में कोई और केस लॉ इंक्लूड किया गया है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील से रिलेटेड, so please do remember that case also. Okay, so सारे प्रिलिमिनरी डिस्कशन के बाद जो भी बेसिक्स था कंपनी एक्ट के बारे में वो डिस्कस करने के बाद हम लोग इस पे आते हैं कि कंपनीज कितने टाइप की होती हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितने तरह के कंपनीज पॉसिबल हैं, ठीक है, या उनके फीचर्स के हिसाब से हम किस किस अलग अलग कैटेगरीज में कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि जरूरी नहीं है कि एक कंपनी एक ही कैटेगरी में फिट हो, एक कंपनी मल्टीपल कैटेगरीज में भी फिट हो सकता है। पहला है पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज किसको कहते हैं? पब्लिक कंपनीज के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 7 या मोर पर्सन्स होने चाहिए, और इनका जो शेयर्स है वो आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक उनको सब्सक्राइब कर सकती है, मतलब शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रेड किया जाता है। गवर्निंग एक्ट ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट है, और यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं क्योंकि पब्लिक सब्सक्रिप्शन है शेयर्स का। पब्लिक कंपनीज जो है वो कैन रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक मार्केट जो है वहां पर इसके शेयर्स ट्रेड होते हैं और उसको खरीद के पब्लिक वहां पर एक शेयर होल्डर बन सकती है। सो दीज कंपनीज आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर रेगुलेटरी स्क्रूटिनी ड्यू टू देयर पब्लिक नेचर। और यहाँ पर पब्लिक कंपनीज के ऊपर बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। सो these are just the basic about all these kinds of companies, not in detail. ओके, इंडिया में अगर हम पब्लिक कंपनीज की एग्जांपल की बात करें तो इंडियन ऑयल, ये जितने भी ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं वो सब पब्लिक कंपनीज हैं। फिर जिसके भी आप स्टॉक्स स्टॉक एक्सचेंज पे देख सकते हो, जिसके शेयर्स आप खरीद सकते हो, जिसके शेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वो सब पब्लिक कंपनीज हैं। देन प्राइवेट कंपनीज, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए मैं आपको पहली एग्जांपल दे देती हूँ। रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, ICICI बैंक, ये सब प्राइवेट कंपनीज है, राइट? पब्लिक कंपनीज में एक और एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ रहा है दैट इज SBI, वो भी पब्लिक कंपनी है। तो अब
प्राइवेट कंपनीज क्या है? पब्लिक कंपनी के लिए क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, 7 मेंबर्स चाहिए एटलीस्ट, और उसका शेयर्स जो है वो खरीदा बेचा जा सकता है। नाउ व्हाट आर प्राइवेट कंपनीज? प्राइवेट कंपनीज क्या है? प्राइवेट कंपनीज 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर बना सकते हैं, लेकिन इसके जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। पब्लिक उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकती है या स्टॉक एक्सचेंज पे उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है इन ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि पब्लिक कंपनीज के लिए हैं। नाउ एक यूनिक फॉर्म ऑफ कंपनी को इंट्रोड्यूस किया कंपनीज एक्ट 2013 ने, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सो दिस इज वन पर्सन कंपनी। तो जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो देयर शुड बी 2 पीपल, राइट? तो कंपनी हम आगे जाकर देखेंगे कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं होता है पार्टनरशिप की तरफ। इसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए 1 पर्सन कंपनी भी पॉसिबल है। तो 1 पर्सन कंपनी के कुछ अपने इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इसको हम डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो 1 पर्सन कंपनी, नाम से जैसा पता चल रहा है एक पर्सन ही इन्वॉल्व है उसमें। तो ये क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में जो हमने देखा कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, उसका एक्सेप्शन है 1 पर्सन कंपनी। अब इसको क्यों लाया गया ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि कोई इंडिविजुअल पर्सन कंपनी के जो फीचर्स हैं उसके प्रोटेक्शन के साथ अपने बिजनेस को करना चाहता है, तो उसके लिए भी आसानी। अब यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर होता है जिसके पास 100% शेयर्स होते हैं कंपनी के, और कंपनी का सारा ऑपरेशन, मतलब कंपनी का सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये पर्सन खुद देखता है। ओपीसी प्रोवाइड्स लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर। कंपनी बनाते ही क्यों है? इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, लॉस के टाइम पर पूरा का पूरा लॉस उनको बेयर ना करना पड़े, और जो कॉर्पोरेट का जो भी बेनिफिट्स है वो सब कुछ उनको वो प्रोटेक्शन मिलता रहे। 1 पर्सन कंपनी के डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2013 के एक्ट के पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब यहाँ पर जो बेनिफिशियल फीचर्स हैं 1 पर्सन कंपनी में वो ये है कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। बहुत सिंपल वे में, बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस के साथ, बहुत कम लीगल कंप्लायंसेस के साथ बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो वो तरीका 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करने का है, जहाँ पर कंपनी के सारे प्रोटेक्शंस भी मिलेंगे, जो कॉर्पोरेट का जो फीचर्स होता है वो सब कुछ भी मिलेगा। साथ ही कंपनी के जो झंझट जिसको कह लें वो भी नहीं है कि हर तरीके से कंपनीज एक्ट के सारे फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करो, कंपनीज रूल्स को फुलफिल करो, उतना सारा कुछ फॉर्मेलिटीज यहाँ पर नहीं है। इसलिए जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कम स्केल पर कम पैसे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए इसको बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब ओपीसी में एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉमिनी कौन होगा? 1 पर्सन कंपनी चला रहा है, राइट? अब उस पर्सन को अगर कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन में किसी और को स्टेप अप करना होगा कंपनी में, तो वैसे पर्सन को हम यहाँ पर नॉमिनी कह रहे हैं, जिसका नाम मेमोरेंडम में कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर मेंशन्ड होता है, जो कि सोल मेंबर जो कंपनी फॉर्म कर रहा है उसके डेथ या इनकैपेसिटी, बैंकरप्सी के टाइम पर वो कंपनी में स्टेप इन करके कंपनी को देखेगा। रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन, विड्रॉल ऑफ कंसेंट, चेंज ऑफ नॉमिनी, ये सब कुछ को कंपनीज एक्ट में अच्छे से डिफाइन किया गया। तो नॉमिनी का नाम देने के पहले नॉमिनी के कंसेंट की जरूरत पड़ती है। नॉमिनी को चेंज भी किया जा सकता है, और नॉमिनी जो है उसका एक रिक्वायरमेंट है सर्टेन टाइम का कि वो। अब ओपीसी के कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी, एक्सेस टू क्रेडिट, ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर सिंगल एंटरप्रेन्योर्स। Compliance requirements for OPC are streamlined compared to traditional companies facilitating operations. OPCs exceeding certain thresholds must convert into either public or private companies within a specified time frame. अब OPCs जिनका एक फिक्स्ड क्या कहें, फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर जा चुका है, उनको फिर प्राइवेट कंपनी में खुद को कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है। कन्वर्जन प्रोसीजर्स, फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या चेंजेस आएगा, वो सब कुछ कंपनीज एक्ट में डिटेल दिया गया है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर ओपीसी फॉलो नहीं करता है, जो कि प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करने के टाइम पर चाहिए, तो उसके लिए हैवी फाइन्स अब
इम्पोज किया जाता है ओपीसी का जो 1 पर्सन है उसके ऊपर भी, और उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज होंगे उनके ऊपर भी। ओपीसी से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि 1 मेंबर होता है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है पेड अप कैपिटल का, राइट। कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि इतने से ही इस कंपनी को शुरू किया जा सकता है। फिर मेमोरेंडम में फॉर्मेशन के टाइम पर जो पर्सन शुरू कर रहा है उसका और नॉमिनी का नाम होना चाहिए। अब जिसको नॉमिनी बनाया गया है उसका कंसेंट होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, और बाद में उस पर्सन के पास जिसको नॉमिनी बनाया गया उसके पास ये टाइम होता है, या उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सके। देन जब मेंबर का नाम चेंज किया जा रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उसका नोटिस भी देना पड़ता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन ओपीसी फॉर्म कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल रियल पर्सन ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है, जो कि इंडियन सिटीजन हो, जो कि कम से कम नॉट लेस देन 120 डेज के लिए प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल में कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो पर्सन जो ओपीसी बनाना चाहता है, इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है, वो कम से कम 120 डेज के लिए इंडिया में रहा हो। सिर्फ वही एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करवा सकता है, और वही सिर्फ नॉमिनी भी बन सकता है। सो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। तो एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, या वो एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। एक पर्सन मल्टीपल ओपीसी का नॉमिनी नॉमिनी भी नहीं हो सकता, और मल्टीपल ओपीसी को इनकॉर्पोरेट भी नहीं करवा सकता है। माइनर जो है वो ओपीसी का पार्ट नहीं बन सकता है, शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता है। ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और लेकिन ओपीसी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में ऑब्वियसली कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ओपीसीज है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। क्या क्या बेनिफिशियल पार्ट है वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में ऑलरेडी बता दिया है। सो प्लीज डू रिमेंबर, ये जो 2 स्लाइड्स के सारे पॉइंट्स हैं, दिस सम्स अप द होल सिचुएशन अबाउट ओपीसी। और ओपीसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।